So, hello everyone, my name is Ankit Kuswaha and I am currently pursuing my BTech from Triple IT CCT. So, I hope कि आप सब अच्छे होंगे। हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे उसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। हमने ऑलरेडी इसके 3 सेशन कर रखे हैं, आज इसका चौथा सेशन है। सो बेसिकली आज के सेशन में हम लोग एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। सो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 55 पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 54 तक हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 55, डिस्क्राइब द टर्म डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन यूज्ड फॉर अमीनो एसिड्स विद एग्जांपल। सो बेसिकली हमें डी और एल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछा है कि डी और एल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, और हमें एग्जांपल भी देने हैं इसके। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 55 को। तो एज वी नो द सुगर्स आर डिवाइडेड इन टू फैमिलीज। सुगर्स जो है वो दो फैमिलीज में डिवाइडेड होते हैं, एक होता है डी फैमिली और एक होता है एल फैमिली। ठीक है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि डी कॉन्फ़िगरेशन या फिर एल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको हम देखते हैं कि जो अपना सेकेंड लास्ट कार्बन है वो उसका OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है या फिर लेफ्ट हैंड साइड में। अगर वो राइट हैंड साइड में होता है तो वो होता है डी प्लस, और लेफ्ट हैंड साइड में होता है तो होता है डी माइनस। ठीक है, तो अपन करते हैं इसको सॉल्व। सॉल्यूशन इसका नोट करते हैं। द सुगर्स आर डिवाइडेड इनटू टू फैमिलीज। एक होता है डी फैमिली और एक होता है एल फैमिली। अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? तो these configurations are represented with the help of या फिर with respect to glyceraldehyde glyceraldehyde standard। सो बेसिकली अपना क्या होता है, जो अपना डी प्लस कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है, द डी प्लस कॉन्फ़िगरेशन हैज OH ग्रुप, OH अटैच टू द कार्बन एडजेसेंट टू सेकेंड लास्ट कार्बन होता है ना, वो मतलब कार्बन होता है एडजेसेंट टू CH2OH। ठीक है, टू द कार्बन एडजेसेंट टू CH2OH ऑन राइट। ठीक है, राइट हैंड साइड में होता है ये। ठीक है, while minus configuration has OH minus as OH group attached to left of the carbon adjacent to CH2OH group, adjacent to CH2OH group। सो बस यही था अपना डी और एल कॉन्फ़िगरेशन। और अपन एग्जांपल देख लेते हैं। एक और चीज है इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी नेचुरली अकरिंग सुगर्स होते हैं ना, वो सब डी सीरीज के होते हैं। ठीक है, एग्जांपल डी ग्लूकोज, डी राइबोज, डी फ्रक्टोज। ठीक है, ये सब डी ग्रुप के होते हैं। सो बस यही था अपना क्वेश्चन नंबर 56। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 57 पे, सॉरी 56 पे। 55 था ये क्वेश्चन, अब चलते 56 पे। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट इन ग्लूकोज, एक्सप्लेन दिस रिएक्शन। तो हमें पूछ रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, उसका एक टेस्ट होता है। क्या होता है, जब अपन उसको एसिडिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो अपने को मिलता है पेंटाएसिटाइल डेरिवेटिव। ठीक है, उससे ये इंडिकेट होता है कि अपने पास 5 OH ग्रुप्स है। अब उन 5 OH ग्रुप्स में क्या होता है, एक OH ग्रुप प्राइमरी होता है और बाकी के 4 क्या होता है, सेकेंडरी होता है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कैसे होगा। तो पहले नोट करते हैं अपन, glucose on treatment with acetic anhydride, glucose on treatment with acetic anhydride in presence of pyridine or a few drops of concentrated H2SO4 or a few drops of concentrated H2SO4, it forms pentaacetyl derivative. It forms pentaacetyl derivatives.
दैट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। अब क्या होता है, अपने को ये इतना पता चल गया कि अपने पास 5 OH ग्रुप। अब इनमें क्या होता है, एक जो OH ग्रुप होता है वो होता है प्राइमरी, और बाकी के 4 क्या होते हैं, सेकेंडरी। ठीक है, तो आउट ऑफ विच 1 OH group is primary, 1 OH group is primary alcoholic, and 4 other OH groups, C2, C3, C4, C5 OH group are secondary. Groups are secondary alcoholic groups. सो बस ये हो गया। अब इतना तो अपने को समझ में आ गया कि एक प्राइमरी होता है और 4 सेकेंडरी होता है। ठीक है, अब अपने को देखना है कौन सा प्राइमरी होता है। उसके लिए एक टेस्ट होता है ग्लूकोज का, अपन ऑक्सीडेशन करते हैं विद इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो वो अपने को सैकरिक एसिड मिलता है। ठीक है, जिससे पता चलता है कि अपना एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है COOH ग्रुप में। ठीक है, सो इसको भी नोट करते हैं। ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन विद HNO3 gives saccharic acid, indicating that one of the primary alcoholic group is oxidized to COOH group. That one of the primary alcoholic group is oxidized to COH group. पर जो अपने सेकेंडरी कार्बन्स होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं ना, वो तभी अंडर ऑक्सीडेशन करते हैं जब बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशंस हो। ठीक है, तो वो इजिली ऑक्सीडाइज नहीं होते बस। बट सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स undergo oxidation only under drastic conditions, undergo oxidation only under drastic conditions. सो आई होप कि आप सबको ये क्लियर होगा। अपन इसका एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये अपने पास ग्लूकोज, इसका किया है साइलेशन। क्या है प्रोसेस, इस प्रोसेस बोलते हैं एसाइलेशन। तो अपने को जो मिलता है वो होता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ठीक है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। सो आई होप कि आप सबको ये क्लियर होगा। एक और अपना देख लेते हैं कि ग्लूकोज से सैकरिक एसिड कैसे बना अपना। ये अपना ग्लूकोज, इसका किया ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो अपने को क्या मिला, CHOCH4COH। सो आई होप कि आप सबको ये क्लियर होगा। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 56। अब अपन चलते क्वेश्चन नंबर 57 पे। तो क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, कोगुलेशन ऑफ एग व्हाइट ऑन बॉइलिंग इज एन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, एक्सप्लेन इट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज। तो मैं बोल रहा है जो एग का कोगुलेशन होता है ना, जब एग को अपन बॉईल करते हैं, तो वो एक डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जांपल है। इसको अपन को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में क्या चेंज हुआ। तो बेसिकली जो अपना एग होता है ना, उसमें एक ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। ठीक है, जिसके अंदर एलु एल्बुमिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो क्या होता है, जब अपन एग को बॉईल करते हैं तो वो इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी वजह से अपना बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो लॉस हो जाता है, और सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो एल्बुमिन प्रोटीन का वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। बाकी प्राइमरी स्ट्रक्चर रिटेन करता है। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर अपना रिटेन करता है, पर सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर जो है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। इसको अपन नोट करते हैं, और भी इसमें कुछ अगर इंपॉर्टेंट है तो उसको भी देखते हैं। तो बेसिकली व्हेन एन एग इज बॉइल्ड, जो सॉल्यूबल जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो सॉल्यूबल होता है। ठीक है, द सॉल्यूबल ग्लोबुलर प्रोटीन, एल्बुमिन प्रेजेंट इन इट, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रेजेंट इन इट get converted to insoluble fibrous protein,
इनसॉल्यूबल फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है। अब क्या होता है इसका रिएक्शन, क्या होता है ड्यूरिंग दिस डीनेचुरेशन? ड्यूरिंग दिस डीनेचुरेशन सबसे पहले अपना क्या होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस होता है। ठीक है, स्लो हो जाता है और किसी किसी केस में खत्म भी हो जाता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज लॉस्ट और डिक्रीजेज इन सम केसेस। उसके बाद अपना क्या होता है, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है ना, जो भी एल्बुमिन प्रोटीन का, वो खत्म हो जाता है और प्राइमरी स्ट्रक्चर रिटेन होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है अपना कि सेकेंडरी और टर्शियरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर्स ऑफ albumin protein are destroyed while the primary structure remains intact. सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 57 आप सबको क्लियर होगा। तो इसी के साथ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस खत्म हुए। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, जो कि मैचिंग टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 है मैचिंग टाइप। Match the items of column 1 and column 2 in the following questions. More than one option in column 2 may match with the items given in column 1. Match the vitamins given in column 1 with the deficiency disease they cause given in column 2. तो विटामिन दिए कॉलम 1 में और विटामिन कॉलम 2 में दिए डिजीज, और हमें करना है मैच करना है। बेसिकली हमें बताना है कि कौन से विटामिन के डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है कभी कभी, तो इसको अपन अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास है विटामिन ए। सो बेसिकली विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या क्या होता है, जेरोथैलेमिया होता है और नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, तो दो डिजीज होती हैं। तो इससे क्या क्या हो रहा है अपने पास, जेरोथैल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये हो गया विटामिन ए। अब उसके बाद है अपने पास विटामिन वन। तो विटामिन बी वन की डिफिशियंसी से क्या होता है, विटामिन बी वन की डिफिशियंसी से होता है बेरी बेरी। तो ये हो गया बेरी बेरी। उसके बाद अपने पास विटामिन बी ट्वेल्व। तो विटामिन बी ट्वेल्व की डिफिशियंसी से होता है अपने पास पेर्निसियस अनीमिया होता है बेसिकली। अब अपने पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो अपने पास है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। सो बेसिकली विटामिन सी की डिफिशियंसी से अपने पास होता है ब्लीडिंग गम्स। ठीक है, विटामिन सी की डिफिशियंसी से अपने पास ब्लीडिंग गम्स होता है। और विटामिन डी की डिफिशियंसी हम सबको पता है रिकेट्स होता है, और साथ में कभी कभी प्रीशियस अनीमिया भी हो जाता है। ठीक है, और विटामिन ई की कमी से क्या होता है, विटामिन ई की कमी से होता है मस्कुलर वीकनेस। ठीक है, विटामिन ई की कमी से होता है मस्कुलर वीकनेस। और एट द एंड विटामिन के की कमी से अपना ब्लड क्लॉटिंग टाइम जो है ना, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, विटामिन के से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। तो बस यही था अपना क्वेश्चन नंबर 58। तो इसको नोट करते हैं, विटामिन सी की कमी से होता है ब्लीडिंग गम्स, विटामिन डी की कमी से एक तो होता है अपना रिकेट्स, सबको पता है, और एक होता है अपना अनीमिया वाला भी कभी कभी हो जाता है। ठीक है, विटामिन डी इसके लिए भी जरूरी है, परनीसियस अनीमिया। उसके बाद अपने पास विटामिन ई। तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है, मस्कुलर वीकनेस, मसल्स अपने वीक हो जाते हैं विटामिन ई की कमी से, मस्कुलर वीकनेस। और एट द एंड विटामिन के की डिफिशियंसी से क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग का जो टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये हो गया इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 58 आप सबको क्लियर होगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 59 भी एक मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे अपने को दिया है कि कॉलम वन में एग्जाम्स दिया और कॉलम टू में उनके रिएक्शन दिया है। सो अपने पास क्या क्या है, सबसे पहले अपने पास है इन्वर्टेज।
उसके बाद अपने पास क्या है, उसके बाद अपने पास माल्टेज, ये सब एंजाइम्स हैं, ठीक है। उसके बाद अपने पास पेप्सिन, उसके बाद अपने पास है यूरीज, और लास्ट में क्या अपने पास जाइमेज। सो इन्वर्टेज से क्या होता है, इन्वर्टेज से होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर होता है, उसमें एज अ एंजाइम वर्क करता है इन्वर्टेज, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। उसके बाद अपने पास है मेल्टेज। माल्टेज से क्या होता है, मेल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मेल्टेज क्या करता है, मेल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ मेल्टोज इनटू ग्लूकोज। उसके बाद नेक्स्ट है अपने पास पेप्सिन। तो पेप्सिन से क्या होता है, पेप्सिन से प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस होता है और वो कन्वर्ट होता है पेप्टाइड्स में। ये तो आई होप कि आप सबको पता है, सबको पता है ये तो। हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स। उसके बाद है अपने पास यूरीज। तो यूरीज से क्या होता है, यूरीज से बेसिकली यूरिया का डिकम्पोजिशन होता है, किसमें, NH3 और CO2 में। डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया इनटू NH3 एंड CO2। और एट द एंड अपने पास क्या बचा, अपने पास होता है जाइमेज। तो जाइमेज क्या करता है, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल। सो आई होप कि ये सब आपको क्लियर होगा। एक बार सारा रिकैप कर लेते हैं। इनवर्टेज केन शुगर के हाइड्रोलिसिस में हेल्प करता है। मेल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। पेप्सिन प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। यूरेज यूरिया का डिकम्पोजिशन में हेल्प करता है, NH3 और CO2 मिलता है। और जाइमेज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल। सो ये था अपना मैच द कॉलम क्वेश्चन। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि असर्टेन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। सो बेसिकली अपने पास क्वेश्चन नंबर 60 से लेके 66 तक असर्टेन एंड रीजन टाइप्स के क्वेश्चन है। अपने पास 7 क्वेश्चन है, ठीक है, असर्टेन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन। तो एक बार कंडीशन देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्या है, certain region both are correct statements and region explains the ascertain, ठीक है। दूसरा है both ascertain region are wrong statements। तीसरा है ascertain is correct statement and reason is wrong statement। ascertain correct है पर reason wrong है, ठीक है। फोर्थ क्या है, ascertain is wrong statement and reason is correct statement। जस्ट अपोजिट थर्ड का, यहाँ पे ascertain गलत है पर reason करेक्ट है। और फिफ्थ क्या है, ascertain region both are correct statements but रीजन डज नॉट एक्सप्लेन असर्टेन। दोनों सही है पर रीजन जो है असर्टेन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला है डी प्लस ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर। डी प्रेजेंट्स इट्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर। तो अपना असर्टेन तो सही है, ठीक है। अपना डी प्लस जो है वो क्या इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है। और डी माइनस क्या करता है, डी माइनस इंडिकेट करता है लीवो रोटेटरी वो। तो असर्टेन तो अपना सही है। अब रीजन क्या है, रीजन है डी डैश, डी रिप्रेजेंट्स इट्स डेक्स्ट्रोरेटरी नेचर। नहीं, रीजन तो गलत है, ठीक है। डी क्या करता है, डी करता है अपना, डी corresponds to the position of OH group on the right side of the farthest asymmetric carbon atom, on the right side of the farthest asymmetric C atom, ठीक है।
तो अपना रीजन सही है पर असर्टेन गलत है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, 3। बेसिकली 60 का आंसर है थर्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 61। सो बेसिकली अपना सर्टेन क्या विटामिन डी कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। सही है। और रीजन क्या है? विटामिन डी इज फैट सॉल्युबल विटामिन। ये भी सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, बोथ सर्टेन रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट, रीजन एक्सप्लेन द सर्टेन। ठीक है, तो इसका सिंपल सा है अपने पास, विटामिन डी कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी because it is a fat soluble vitamin, because it is a fat soluble vitamin, right? So both certain regions are correct and reason is the correct explanation of a certain. तो ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 1। सो आई होप कि ये दोनों आप सबको क्लियर होगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। सो क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट इन माल्टोज। सो हमें बोल रहा है, ये हमें माल्टोज का स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है, ये अपना है माल्टोज, और हमें बोला है कि इसमें बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। और अपना रीजन क्या है? तो पहले रीजन असर्टन, तो असर्टन सही है क्या? नहीं, असर्टन गलत है। यहाँ पे अपना क्या होता है? यहाँ पे अपना होता है अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ठीक है। माल्टोज में क्या होता है? अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अपना असर्टन तो गलत हो गया। एक बार इसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का। सो अपना माल्टोज में क्या होता है? माल्टोज में अपना होता है अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और ये रहा उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सो हमें असर्टेन दिया था कि बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होता है माल्टोज में, तो वो तो गलत है। क्या होता है? बेसिकली अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ठीक है। और हमने उसका स्ट्रक्चर भी बना लिया है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 62 का पार्ट 1, असर्टेन गलत है। अब रीजन देखते हैं। रीजन अपने पास दिया, माल्टोज इज कंपोज ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट्स इन विच C1 ऑफ 1 ग्लूकोज यूनिट इज लिंक टू C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, तो हमें बोला C1 जो है फर्स्ट यूनिट का, वो C4 से लिंक होता है सेकेंड यूनिट के, ठीक है। तो ये बेसिकली अपना क्या है? सही है, करेक्ट है, ठीक है। सो अपना सर्टेन तो गलत है पर रीजन सही है। तो क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ वाला। सर्टेन इज करेक्ट बट, सॉरी, सर्टेन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। सो आई होप कि आप सबको 62 नंबर क्वेश्चन क्लियर होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 63 पे। तो क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? बेसिकली all naturally occurring alpha amino acids except glycine are optically active। ठीक है, तो हमें बोल रहा है जितने भी नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स है ना, एक्सेप्ट फॉर ग्लाइसिन, आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो ये अपना सही है। ग्लाइसिन के अलावा सारे अपना अल्फा अमीनो एसिड्स का होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैव एल कॉन्फ़िगरेशन। तो अपना ये भी सही है, ठीक है। ज्यादातर नेचुरली अकरिंग जो भी अमीनो एसिड होते हैं ना, उनका एल कॉन्फ़िगरेशन होता है। पर क्या रीजन असर्टेन को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं, रीजन असर्टेन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो अपना क्या हो जाएगा? अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। तो अपन इसमें थोड़ा सा नोट कर सकते हैं 63 में, ऑल अल्फा अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लीसिन कंटेन एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन। ठीक है, तो ये है अपना सही रीजन, ठीक है। तो 63 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, फिफ्थ वाला। सो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 63। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पे। सो क्या है क्वेश्चन नंबर 64? अपने को बोला डी ऑक्सी राइबोस C5H10O4 इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। तो डी ऑक्सी
राइबोज एक कार्बोहाइड्रेट होता है या नहीं होता है? होता है, ठीक है, तो सर्टेन तो गलत हो गया। उसके बाद क्या है अपने पास? उसके बाद है अपने पास कार्बोहाइड्रेट्स और हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। यहाँ पे ही गलत हो गया। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है अपना पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, तो दोनों ही अपने गलत है, सर्टेन और रीजन भी। तो सही लिख लेते हैं इसका। डीऑक्सी राइबोस इज अ कार्बोहाइड्रेट and is a sugar moiety of DNA and is the sugar moiety of DNA. Carbohydrates are optically active polyhydroxy polyhydroxy aldehyde or polyhydroxy ketone or substances which give these on hydrolysis. ठीक है, तो बेसिकली ये था अपना क्वेश्चन नंबर 64। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? इसका होगा ऑप्शन नंबर 2। बोथ आर सर्टेन एंड रीजंस आर रॉन्ग। ठीक है, तो अब चलते क्वेश्चन नंबर 65 पे। सो क्या है क्वेश्चन नंबर 65? ग्लाइसिन मस्ट बी टेकन थ्रू डाइट। गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मस्ट भी लिखा है तो ये अपना सर्टेन गलत हो गया। ग्लाइसिन जो अपनी बॉडी भी सिंथेसाइज कर सकती है तो मस्ट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद इट इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड, ये भी गलत है। जो अपनी बॉडी सिंथेसाइज कर पाती है जिन अमीनो एसिड्स को, उनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, सो बेसिकली अपना सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ग्लाइसिन can be synthesized by the body. Glycine can be synthesized by the body and is a non-essential amino acid. And it is a non-essential amino acid. सो बस यही था अपना क्वेश्चन नंबर 65। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बोथ आर सर्टेन एंड रीजन आर रॉन्ग। ठीक है, तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? जो अपनी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, वो मतलब बहुत एसेंशियल होता है क्योंकि बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। पर ग्लाइसिन क्या है? ग्लाइसिन बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड। अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 66 पे। इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैन बी अटैक बाय द रिएजेंट इफेक्टिवली। सही है, ठीक है। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को रिएजेंट इफेक्टिवली अटैक कर पाता है, ठीक है। क्यों कर पाता है? क्योंकि जो एंजाइम्स के एक्टिव साइट होते हैं ना, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को अच्छे से होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो अपना रीजन क्या है? रीजन भी अपना दिया हुआ है, एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स होल्ड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन अ सुटेबल पोजीशन। ठीक है, तो बस दोनों सही है, सर्टेन भी सही है और अपना रीजन भी सही है। और रीजन जो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है अपने सर्टेन को। तो इसका क्या हो जाएगा? बोथ आर सर्टेन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ सर्टेन। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा नोट कर लेते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ enzyme substrate enzyme substrate molecule can be attacked by the reagent effectively because active sites of enzyme hold the substrate because active site of enzymes hold the substrate molecule in a suitable position। ठीक है, हमने इसका डायग्राम भी देखा था कि ये कैसे होता है। एक बार अपन फिर से देख लेते हैं ताकि रिकैप हो जाए, ठीक है। तो ये अपने पास है एंजाइम, ठीक है, और अच्छा बन सकता था पर कोई बात नहीं। ये अपना एंजाइम और ये क्या है? ये एक्टिव साइट, ठीक है। ये क्या है? ये एक्टिव। और ये है अपना ऊपर में सबस्ट्रेट। ये क्या है? ये है सबस्ट्रेट। तो एंजाइम का जो एक्टिव साइट है ना, सबस्ट्रेट को, ठीक है, ताकि जो अपना रिएजेंट इजिली अटैक कर सके इसको। सो बेसिकली क्या होता है? ये कैसा दिखता है? ये कुछ ऐसा दिखता है। अब यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सो दैट्स इट, यही था अपना क्वेश्चन नंबर 66। आई होप कि आप सबको क्लियर होगा। सो इसी के साथ सर्टेन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस खत्म होते हैं। ये कौन सा ऑप्शन रहेगा? ये अपना
सर्टेन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा ऑप्शन नंबर वन। बोथ आर सर्टेन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ सर्टेन। सो अब अपन चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 67 पे। सो अपने पास क्या क्वेश्चन है? अपने पास क्वेश्चन है, राइट द रिएक्शंस ऑफ डी ग्लूकोज विच कांट बी एक्सप्लेन बाय इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर। सो हमें बेसिकली डी ग्लूकोज के रिएक्शंस लिखने हैं, ठीक है, जो कि अपन ओपन चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अपने पास है, हाउ कैन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन दिस रिएक्शंस। फिर अपने को पूछा है कि जो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, वो कैसे एक्सप्लेन करता है इनको, ठीक है।